हाय फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 5 बेसिक मशीन ऑलरेडी हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं शेपिंग मशीन। ओके, शेपिंग मशीन का इंट्रोडक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका मेन फंक्शनिंग क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है। ओके, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं, एक्चुअल में वो कैसा दिखता है। ओके, बेसिक उसकी प्रोसेस कैसे होती है। ओके, वो सब कुछ यहाँ पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द शेपिंग मशीन। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, द शेपर इज अ मशीन टूल यूज primarily for the producing a flat or plane surface which may be in horizontal, vertical or an inclined plane, then making a slot, groove, keyway, the producing the contour of convex, concave or combination of both of these। ओके, यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि जो शेपर मशीन है उसका यूज़ कहाँ पे होता है कि जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस या एंगुलर या तो इंक्लाइन प्लेन, कोई भी प्लेन है उसके ऊपर फ्लैट सरफेस, फ्लैट प्लेन प्रोड्यूस करने के लिए शेपिंग मशीन यूज़ किया जाता है। कोई भी सरफेस हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या तो इंक्लाइन प्लेन हो, कोई भी हो, तो उसके ऊपर से फ्लैट सरफेस जब भी आपको क्लियर करना होगा तो हमारा जो शेपर मशीन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देन आफ्टर जब भी कोई फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर आपको कोई स्लॉट क्रिएट करना होता है, ग्रूव क्रिएट करना होता है, की वे कुछ क्रिएट करना होता है, तो हमारा जो शेपिंग मशीन है वो सब कुछ ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि शेपर मशीन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, देन जब भी कोई कॉन्वेक्स शेप क्रिएट करना होता है, जो कॉन्वेक्स सरफेस क्रिएट करनी होती है, तो वो भी हम शेपिंग मशीन के थ्रू कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वो आपका उसका मेन फंक्शनिंग कैसे यूज़ होता है, वो कहाँ पे यूज़ होता है वो। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट वन इज उसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं उसकी फिगर बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वो कैसे वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, उसके मेन कंपोनेंट्स देखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द जॉब इज रिजिडली फिक्स ऑन ए मशीन टेबल, द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हेड प्रॉपरली इन द tool post is mounted on the reciprocating ram. The reciprocating motion of the ram is obtained by quick return motion mechanism. Then after the ram is reciprocate, the tool cut the material during the forward stroke only, and return stroke is no cut action is known as a idle stock. Then forward and return stock constitute one operating cycle of the shaper। इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी मशीन से उसके पास जो भी वर्क टेबल है, वर्क टेबल के ऊपर आपको क्या करना है, क्लैंपिंग करना है अपने जॉब्स को। ओके, फर्स्ट रिजिडली फिक्स कर दिया। रिजिडली जैसे ही फिक्स करोगे, जो आपके पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसको प्रॉपरली टूल पोस्ट के ऊपर फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद वो किसके ऊपर फिक्स होगा, आपके जो रेसिप्रोकेटिंग रैम है उसके ऊपर वो फिक्स होगा। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जैसे स्टार्ट करेंगे तो वो जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, वहाँ पे क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज़ हुई होती है, इसीलिए वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है कौन, आपका रैम। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर जब भी ओनली फॉर आप फॉरवर्ड स्ट्रोक करोगे तभी ही आपका मटेरियल वहाँ पे कट होगा, और जैसे रिटर्न स्ट्रोक करोगे तो वहाँ पे कोई मटेरियल कट नहीं होगा, इज नॉन एज ए आइडल स्ट्रोक। और जब भी फॉरवर्ड एंड रिटर्न दोनों स्टॉक के अंदर कंप्लीट होंगे, जब एक बार फॉरवर्ड स्टॉक गया और दूसरी बार रिटर्न स्टॉक वो कंप्लीट पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे, तो वो क्या होगा, एक साइकिल आपकी वन ऑपरेटिंग साइकिल वहाँ पे कंप्लीट होगी शेपर मशीन की, इज नॉन एज ए शेपर मशीन वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पे देखो आपको ज़्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स। ये आपका है हॉरिजॉन्टल शेपर मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका पूरा बेस है, पूरा जो बेस है वो कास्ट आयरन का बना है, क्योंकि पूरा जो लोड रहता है, क्योंकि रिजिडली फिक्स किया जाता है, पूरा जो लोड रहेगा, पूरे जो भी कंपोनेंट इसके ऊपर इंस्टॉल होते हैं, जो भी कॉलम्स होते हैं, सब कुछ जो भी टेबल्स है, पूरा जो लोड है वो आपके बेस के ऊपर आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर यहाँ पे देखो ये आपका पूरा टेबल्स है। ओके, दोनों साइड गाइड वे होता है, यहाँ पे भी गाइड वे होता है और यहाँ पे भी गाइड वे, उसकी वजह से आपका जो टेबल है वो वर्टिकली अप एंड डाउन मोशन कर सकता है। देन आफ्टर ये क्या है, टेबल सपोर्ट। ओके, टेबल जो है उसको अप एंड डाउन मोशन चाहिए तो ये सपोर्टिंग मेंबर तरीके यूज़ होता है। देन आफ्टर यहाँ पे हम देखते हैं आपका ये रैम, ऊपर डायरेक्शन में जो है वो क्या है, रैम है। रैम क्या कर रहा है, यहाँ पे
रेसिप्रोकेटिंग, इस डायरेक्शन में पूरी दोनों डायरेक्शन में वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। यहाँ पे देखो ये है आपका क्लैंपिंग लीवर। क्लैंपिंग लीवर से क्या होगा, आपकी जो रैम है उसकी पोजीशन वहाँ पे फिक्स की जाती है। देन आफ्टर यहाँ पे देखो ये क्या है, पोजीशन ऑफ एडजस्टमेंट हैंड व्हील। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्ट्रोक है यानी कि जो आपकी रैम है वो कितने लेंथ में आगे पीछे मोशन कर सकती है, यानी कि स्ट्रोक यहाँ पे फिक्स किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है स्ट्रोक का। आगे पीछे जो हो रहा है रैम उसका स्ट्रोक वहाँ पे फिक्स किया जाता है। देन आफ्टर यह क्या है, डाउन फीड हैंड, यानी कि आपका जो टूल पोस्ट है उसको वर्टिकली फीड देने के लिए, अप एंड डाउन मोशन करने के लिए आपका टूल, तो इसकी वजह से दिया जाता। देन आफ्टर इज द एप्रॉन क्लैंपिंग बोल्ट। देन आफ्टर इज द क्लैपर बॉक्स। ओके, यहाँ पे क्लैपर बॉक्स किसके लिए यूज़ होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो टेबल है, टेबल के ऊपर एक मैंने जॉब रख दिया। ओके, जॉब जैसे रखा ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी वो फॉरवर्ड स्ट्रोक करेगा तब भी क्या होगा, आपका मटेरियल रिमूव हो रहा है, और जब भी वो रिवर्स मोशन करेगा, ओके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करे, तभी क्या होगा, क्लैपर बॉक्स की वजह से आपका जो टूल है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगी, यानी कि बाहर की डायरेक्शन में वो मोशन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि टूल की लाइफ आपकी इंक्रीज होगी, फिर से वही स्लॉट में वो रिटर्न बैक नहीं आएगा। तो उससे वजह से क्या होगा कि आपका जो टूल फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा होता है वो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा, वियरिंग नहीं होगा, टीयरिंग नहीं होगा। ओके, रिटर्न स्ट्रोक में एक ही बार वो फॉरवर्ड स्ट्रोक करेगा तभी वो वहाँ पे कट करेगा, और रिटर्न स्ट्रोक में वो क्या हो जाएगा, वहाँ से आउटवर्ड मोशन। वो किसकी वजह से है, वो क्लैपर बॉक्स की वजह से है। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर ये क्या है, पॉल मैकेनिज्म। पॉल मैकेनिज्म से क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली फीडिंग मैकेनिज्म है। क्या है, ऑटोमेटिक फीडिंग मैकेनिज्म होती है। वो लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, जिस तरफ के आप रखोगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों में से एक साइड वो मोशन करेगा, ऑटोमेटिकली फीडिंग होता रहेगा। ओके, देन आफ्टर ये आपकी फीड डिश है, यानी कि ये क्या है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, स्लॉटेड क्रैंक मैकेनिज्म है। इसकी वजह से पूरी ड्राइविंग मैकेनिज्म वर्क कर रही है आपके रैम को मूवमेंट करने के लिए। जो रैम आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है वो इसकी वजह से हो रहा है फ्रेंड्स। देन आफ्टर ये आपका कॉलम है, ये आपकी ड्राइविंग पुली है, और ये आपका बेस है। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे 3D आपको मैं बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा शेपर मशीन कैसे वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। ओके, पूरा ये आपका 3D मैकेनिज्म है, आपको ज़्यादा समझ में आया कि एक्चुअल में ऐसा आपका मशीन्स दिखता है। पूरा बेस है, ये आपका जो टेबल्स है, टेबल के ऊपर क्या है, वाइस, वाइस में आप क्या फिट करोगे, आपका जॉब्स। ये आपका क्लैपर बॉक्स है, स्लाइडिंग व्हील है, मैं आपको सब कुछ बता दिया है कैसे उसका फंक्शन है। रैम लॉकिंग है, ड्राइविंग पुलीज, कॉलम, बेस, ये आपका क्रॉस फीड है। ओके, क्रॉस फीड उसमें नहीं था। क्रॉस फीड से क्या होगा कि आपका जो टेबल है उसको आप क्रॉसली यानी कि लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करवा सकते हो हॉरिजॉन्टली। क्रॉस फीड जब भी देना होगा टेबल को, और एलिवेटेड स्क्रू, एलिवेटेड से स्क्रू से क्या होगा, आपका जो टेबल है वो अप एंड डाउन मोशन करेगा। जो क्रॉस फीड से क्या होगा, वो क्रॉस फीड दे सकोगे किसको, टेबल को। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स। ये हुआ आपका शेपर मशीन, सेम एज इट इज़, ये भी एक शेपर मशीन आपको ज़्यादा समझ में आए इसलिए यहाँ पे मैंने फिगर रखा है। सेम कंपोनेंट सब कुछ सेम है यहाँ पे। ओके फ्रेंड, यहाँ पे अभी वन बाय वन हम सभी कंपोनेंट देखते हैं कि मेन कंपोनेंट का वर्क क्या होता है, वो किसका बना होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है। वन बाय वन यहाँ पे सभी कंपोनेंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। First one is a base. Okay, the base is a heavy cast iron body which is act as a support for all the fixed and operating पार्ट ऑफ द मशीन विच आर माउंटेड ऑन इट। बेस क्या है, एक हैवी कास्ट आयरन बॉडी है, यानी कि बेस जो बना है वो किसका बना होता है, कौन सा मटेरियल होता है उसके अंदर, कास्ट आयरन बॉडी होती है। देन आफ्टर जो आपका बेस है, पूरा जो लोड है सपोर्टिंग मेंबर की तरह वो वर्क करता है, क्योंकि पूरी जो ऑपरेटिंग बॉडी है, फिक्स जो पार्ट होते हैं वो सब कुछ किसके ऊपर, जो कॉलम होता है सब कुछ किसके ऊपर माउंटिंग किया जाता है, आपके बेस के ऊपर माउंट किया जाता है। इसलिए सबसे रिजिडली फिक्स और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाया जाता है आपके बेस को। देन आफ्टर इज अ नेक्स्ट वन इज अ कॉलम। द कॉलम इज अ होलो स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ द टू वॉल एंड कास्ट फ्रॉम द कास्ट एंड। पूरा जो आपका कॉलम होता है वो, यानी कि पूरा जो मान लीजिए कि ये आपका बेस है, बेस के ऊपर ये आपका कॉलम है, पूरे जो कॉलम होता है उसके अंदर पूरी ड्राइविंग मैकेनिज्म इंस्टॉल होती है, जो भी आपका। देन आफ्टर टूल के
पूरा जो टॉप पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, आपकी रैम होती है, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है, वो कॉलम के ऊपर ही वो इंस्टॉल होती है। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर उसको रिजिडली फिक्स किया जाता है आपके रैम को, क्योंकि वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रिएट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर इज द क्रॉस रेल carrying the tables and drive to move the table up and down crosswise। ओके, आपका जो कॉलम होता है, कॉलम के यहाँ पे भी एक होता है और यहाँ पे भी एक, तो पूरी जो मैकेनिज्म होती है, बीच में आपका टेबल होता है, उसको अप एंड डाउन मोशन करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होते हैं वो कहाँ पे होती है, आपके कॉलम के इनसाइड डायरेक्शन में ही होती है। ओके, उसी की वजह से वो अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। ये पूरा हुआ आपका कॉलम का कंस्ट्रक्शन। पूरे कॉलम के अंदर लीवर, हैंडल्स, वो सब कुछ मैकेनिज्म इनसाइड डायरेक्शन में प्रोवाइड होता है। देन आफ्टर इज द सेकंड वन इज द क्रॉस रेल। ओके, तो क्रॉस रेल मैंने आपको बताया था, सेकंड जो 3D वाली प्रिंटिंग थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रॉस रेल इज अ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर, पूरा एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है, ओवर विच ए शैडल स्लाइड हॉरिजेंटली। उसके ऊपर क्या होता है कि आपका जो शैडल होता है वो हॉरिजेंटली स्लाइड होता रहता है, यानी कि ऑटोमेटिकली फीडिंग मैकेनिज्म होती है वहाँ पे, और क्रॉस रेल की वजह से आपकी जो टेबल्स होती है वो वहाँ पे फीड मिलती रहती है। ओके, हॉरिजेंटली डायरेक्शन में। देन आफ्टर इट इज़ माउंटेड ऑन द फ्रंट वर्टिकल गाइड वे ऑफ द कॉलम। कॉलम के ऊपर जो वर्टिकली गाइड वे होता है वहाँ पे आपका क्रॉस रेल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा क्रॉस रेल है। वर्टिकली जो कॉलम होता है, क्रॉस रेल एलिवेटेड स्क्रू होता है, ये पूरा आपका क्रॉस रेल है। बीच वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, अप एंड डाउन डायरेक्शन में, उसके आगे शैडल रहता है। शैडल की वजह से क्या होता है, वो अप एंड डाउन मोशन करता रहता है। कौन, आपका टेबल। दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस फिगर के अंदर। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ आपका क्रॉस रेल, इसकी वजह से वो अप एंड डाउन मोशन कर रहा है वर्टिकली। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज क्रॉस रेल, द टेबल क्रॉस फीड स्क्रू, देन क्रॉस रेल वर्टिकली फीड स्क्रू आर हाउस इनसाइड इट। मैंने जैसे आपको बोला वैसे ही वर्टिकली जो फीड स्क्रू होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो क्रॉस रेल के आगे जो सैडल होता है और सैडल के आगे क्या होता है, आपका टेबल, वो वर्टिकली डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी उसको एलिवेटेड स्क्रू के थ्रू अप एंड डाउन मोशन, और सैडल के थ्रू और क्रॉस रेल के थ्रू क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्रॉस मूवमेंट करवा सकते हो टेबल को। देन आफ्टर यहाँ पे देखो आपका शैडल। ओके, शैडल इज माउंटेड ऑन द क्रॉस रेल। आगे की फिगर मैंने आपको बताया शैडल कहाँ पे माउंट होता है, क्रॉस रेल के ऊपर। देन आफ्टर इसको आपको क्या करना है, बाय रोटेटिंग एंड क्रॉस फीड स्क्रू बाय हैंड या बाय द पावर या हैंड के थ्रू आपको जो क्रॉस फीड स्क्रू है उसको रोटेटिंग करना है। जैसे ही क्रॉस फीड स्क्रू को आप रोटेशन करोगे उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो शैडल है मूव इन द क्रॉस वाइज डायरेक्शन, आपका जो सैडल है वो क्या करेगा, क्रॉस वाइज डायरेक्शन में वो मूवमेंट करने लगेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट इज द टेबल। ओके, द टेबल इज मेड ऑफ ए कास्ट आयरन एंड इट इज ऑल्सो ए बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर। पूरा एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर स्लॉटेड किया जाता है। स्लॉटेड क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि उसके अंदर क्या वाइस फिक्स किया जाता है। ओके, और वाइस के अंदर आपका जॉब फिक्स किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे जो स्लॉट बनाया होता है टेबल वाइस को फिट करने के लिए, रिजिडली फिक्स करने के लिए टेबल के ऊपर स्लॉट फिक्स किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर जो टेबल है वो द होल्डिंग एंड सपोर्ट द वर्क पीस को होल्डिंग करने के लिए सपोर्टिंग मेंबर की तरह आपका टेबल यूज होता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, एंड स्लाइडिंग अलोंग द क्रॉस रेल टू प्रोवाइड अ फीड टू द वर्क पीसेस को वहाँ पे स्लाइडिंग मोशन दे के फीड दे सकोगे। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर इज अ रैम। ओके, रैम तो आपको माइंड में होगा ही। ओके, तो वो रैम क्या करता था, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा था। एक रेसिप्रोकेटिंग मेंबर्स है विच कैरी द शेपर हेड। उसके आगे क्या आपका जो रैम है, रैम के जो एंड फ्रंटल एरिया है, फ्रंटल एरिया पे क्या होता है, पूरा हेड यानी कि शेपर हेड, टूल हेड वहाँ पे फिक्स किया जाता है, माउंट किया जाता है, और टूल हेड के ऊपर क्या होगा, आपका कटिंग टूल होगा।
ओके, वहाँ पे एक कटिंग टूल माउंट किया जाएगा। देन आफ्टर आपका जो रैम है वो कैसा होगा, सेमी सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर होगा। स्लाइडिंग ऑन ए एक्यूरेटली गाइड वे जो होती है कॉलम के टॉप पार्ट में आपके रैम को फिक्स किया जाएगा और वहाँ पे एक गाइड वे होगी और वही गाइड वे के ऊपर वो रेसिप्रोकेटिंग एक्यूरेटली रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ये वो आपका रैम। एंड देन लास्ट पार्ट इज द शेपर head, tool head. Okay, the tool head is a clamp firmly to the front of the ram and consisting of a टूल स्लाइड, टूल पोस्ट एंड क्लैपर बॉक्स। ओके, कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है सबको माइंड में है फ्रेंड्स, यानी कि आपका जो पूरी रैम मैकेनिज्म है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, उसका जो फ्रंटल एरिया है वहाँ पे आपका टूल जो हेड होता है वहाँ पे टूल हेड को क्लैंपिंग फिक्स किया जाता है, क्लैंप के थ्रू वहाँ पे फिक्स किया जाता है। और वो इसके पार्ट जो टूल हेड है उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है, एक तो टूल स्लाइडिंग मैकेनिज्म होती है, टूल पोस्ट होता है और क्लैपर बॉक्स होता है। टूल हेड कैन बी स्पिल टू एनी एंगल टू अनेबल द टूल टू टेकन द एंगुलर कट। जो आपका टूल होता है उसके ऊपर आप एंगुलर मोशन को भी दे सकते हो। तो ऑब्वियसली टूल हेड जो है वो एंगुलर मोशन क्रिएट करेगा, तो उसके ऊपर आपका टूल पोस्ट है, टूल के अंदर आपका टूल मैकेनिज्म है। ऑब्वियसली जैसे आप टूल हेड को एंगुलर मोशन दोगे तो ऑब्वियसली आपका टूल पोस्ट भी वहाँ पे एंगुलर मोशन क्रिएट करेगा। जैसे ही एंगुलर मोशन क्रिएट करेगा तो आपका जो सरफेस है, जो भी जॉब्स है वो वहाँ एंगल के ऊपर कट होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर जैसे वर्टिकली फीड देना होगा आपको, ओके, टूल को, तो वर्टिकली फीड स्क्रू होगा, वहाँ पे क्या होगा, वर्टिकली फीड स्क्रू होगा। जैसे वर्टिकली फीड्स को आप हैंड से रोटेशन करोगे वहाँ पे, ओके, तो वो आपका जो टूल है वो वर्टिकली डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और जैसे उसको फीड मिलेगी तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और वहाँ पे आप फिक्स कर दो। जैसे आपको डेप्थ ऑफ कट चाहिए उसी के हिसाब से आप वहाँ पे उसकी हाइट रखोगे। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर apron. The apron is consisting of a clamp box, clapper block. ओके, यहाँ पे ब्लॉक है और यहाँ पे क्या है, बॉक्स है एंड टूल पोस्ट के ऊपर वो कंसिस्टिंग है। देन क्लैपर ब्लॉक इज कनेक्टेड टू ए क्लैपर बॉक्स बाय यूजिंग ए हिंज पिन। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स। आपका जो क्लैपर ब्लॉक होता है इज कनेक्टेड टू ए क्लैपर बॉक्स के साथ वो कनेक्शन होता है, किसका, क्लैपर ब्लॉक का, और वो किसके लिए, वहाँ पे हिंज पिन होगी। ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक, जैसे मैंने आपको आगे समझाया सेम वैसा ही यहाँ पे देखो, फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक ऑफ द रैम द क्लैपर बॉक्स इज रिजिडली सपोर्टेड इन द क्लैपर बॉक्स, रिजिडली वहाँ पे सपोर्ट करेगा क्लैपर बॉक्स को। एंड इट्स रिटर्न स्ट्रोक द ब्लॉक हिंज आउटवर्ड स्विंग टू द हिंज पिन, यानी कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में स्विंग हो जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पे दूसरी बार वो मूवमेंट नहीं करेगा। यानी कि देखो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखाई देगा ये आपका पूरी हेड मैकेनिज्म है। ओके, ये क्या है, फ्रंट व्यू है और ये आपका साइड व्यू है। ओके, फ्रंट व्यू में देखो ये आपका पूरा रैम है, ये जो यहाँ पे जो स्केल दिए गए हैं यानी कि वो क्या है, हेड को आप एंगल के ऊपर मूवमेंट कर सकते हो, वो स्केल के ऊपर से जो टूल हेड है वो एंगल के ऊपर मूवमेंट कर सकते हो। और जो ये हो है आपका क्या है, टूल एलिवेटेड स्क्रू है। ओके, क्या है, वर्टिकली एलिवेटेड स्क्रू, उसकी वजह से आपका जो टूल है वो अप एंड यानी कि अपर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मूवमेंट कर सकते हो। ये हुआ आपका टूल पोस्ट, ये आपका क्लैपर बॉक्स बीच वाला, और टूल स्लाइड अप एंड डाउन स्लाइडिंग कर सकते हो, उसकी वजह से यहाँ पे देखो एक क्लैपर बॉक्स है। ओके, यहाँ पे क्लैपर बॉक्स में देखो एक साइड व्यू है, यहाँ पे देखो ऐसे और दोनों डायरेक्शन में आप मूवमेंट करवा सकते हो। यहाँ पे साइड व्यू से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको हेड को एंगुलर मोशन भी आप दे सकते हो, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। देन आफ्टर यहाँ पे साइड व्यू से देखो आपको पूरा पता चल जाएगा इस मैकेनिज्म में। ओके, ये आपका रैम है, ओके, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेंगे, ये आपका गाइड है। ओके, यहाँ पे देखो ये स्केल है, स्केल की वजह से आपको हेड को एंगुलर मोशन दे सकोगे। ये आपकी फीडिंग मैकेनिज्म है, वर्टिकली जो टूल पोस्ट है, ओके, उसको आप वर्टिकली मूवमेंट करवा सकते हो, अप एंड डाउन मूवमेंट करवा सकते हो, जितना डेप्थ ऑफ कट रखना है वो रख सकते हो। यहाँ पे देखो ये आपका क्लैपर बॉक्स है, ये आपका क्लैपर बॉक्स पिवोट पिन। ओके, यानी कि देखो यहाँ पे टूल क्लैंपिंग स्क्रू, यहाँ पे क्लैंप किया जाता है आपके टूल को। ओके, जैसे ही वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा आपका रैम, ओके, तो क्या होगा, वहाँ पे
कटिंग प्रोसेस होगी, और जैसे ही वो रिटर्न डायरेक्शन में होगा तो आपका क्लैपर बॉक्स है वहाँ से वो क्या हो जाएगा, स्वीप हो जाएगा। ओके, वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो टूल की लाइफ है वो इंक्रीजिंग हो जाती है, वो वहाँ पे टूल का वियर एंड टियर होगा, क्योंकि आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जितनी बार उसके ऊपर प्रोसेस मिनिमम होता है उसकी लाइफ वहाँ पे इंक्रीजिंग होती है। ओके, तो यानी कि वो जब भी वो फॉरवर्ड स्टॉक करेगा तभी ही वो वहाँ पे कट करेगा, और जैसे ही रिटर्न स्टॉक होगा तो वहाँ से वो क्लैपर बॉक्स की वजह से वहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, और वो ये जो पिवोट पिन है, पिवोट पिन की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। ये हुआ पूरा उसका कंस्ट्रक्शन, शेपर मशीन कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।